पोषक तत्व। और पोषक तत्व के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज तथा खनिज लवण तथा जल। ठीक, इसमें पहली हेडिंग हमें जो मिलेगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट्स। पोषक तत्व होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें मुख्य रूप है पहला इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत हम जानेंगे क्या क्या होता है और ये है क्या। चलो बेटा खिसक जाओ ऊपर, और खिसक जाओ भाई। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। पहला तो ये कि जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। जैविक कार्यों का मतलब होता है हमारी कोशिका के अंदर जितने भी वर्क होते हैं उन सबको चाहिए ईंधन यानी कि ऊर्जा, और ऊर्जा मिलता है ईंधन से यानी कि कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग किया जाता है। ये बने किससे होते हैं? तो इसमें नंबर 1 में होता है कार्बन, नंबर 2 पर होता है हाइड्रोजन, और नंबर 3 पर होता है ऑक्सीजन यानी कि CHO। इसका शॉर्ट नाम हो गया CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये होते हैं 2 प्रकार के। पहला प्रकार इसमें है सरल यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत रखा गया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज नंबर 2, लैक्टोज नंबर 3। सरल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। जो दूसरा है वो हमारा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा सा दुष्ट हो, जैसे आलू, चावल, अरबी, मक्का और शामिल जटिल पाया जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, सरल कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से गन्ना, चुकंदर और खजूर में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 2 प्रकार के। पहला हो गया सरल, दूसरा हो गया जटिल। एक सरल का उदाहरण जो हमारा है वो कौन सा है? गन्ना, चुकंदर और खजूर। जटिल की बात करें तो जटिल में हमारा आता है आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना। ये हमारे जटिल के उदाहरण हो गए। पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है सरल, दूसरा होता है जटिल। ठीक, सरल में कौन कौन से शामिल है ग्लूकोज में? एक तो हो गया सरल में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, और जटिल में जो है आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है पोषक तत्वों की दूसरी होगी वसा होगी, यानी कि वसाएं जो हमारे शरीर में उपयोग में लाई जाती है। तो शरीर में अतिरिक्त भोजन या फिर भोज्य पदार्थ वसा के रूप में इकट्ठा कर लिए जाते हैं, यानी कि संचित। संचित करने का मतलब हुआ ज्यादा खाने के बाद जो हमारा ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ये ताप नियंत्रक
और कोशिका के निर्माण में मदद करता है। कौन? वसा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कह रहे हैं इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति प्रदान करने में, ठीक, शरीर को आकृति प्रदान करने में वसाओं का निर्माण हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और कार्बन के मिलने से होता है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3। ये 3 तत्व जिनको हम शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वसा का निर्माण होता है। और इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं से वसा हमें किस रूप में प्राप्त होता है, पहले अंडरलाइन करते हैं। पशुओं और फिश में देखते हैं वसा किन किन रूपों में प्राप्त होता है। पहला है मक्खन, दूसरा पनीर, तीसरा दूध, घी आदि। ठीक है। तो पशुओं से मिलने वाले वसा के जो स्रोत हैं वो मक्खन, पनीर, दूध, घी के रूप में प्राप्त होता है। अगला आता है वनस्पति, यानी वनस्पति के रूप में किससे किससे प्राप्त होती है, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों और तिलहन। ये हो गए वसा के हमारे स्रोत, यानी कि पशुओं यानी कि जंतुओं और वनस्पतियों से मिलने वाले वसा। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी वो है प्रोटीन्स के क्या कार्य हैं, कहाँ से प्राप्त होती है, ये देखेंगे। इसमें पहले बता रहे हैं प्रोटीन जीव द्रव्य के निर्माण में मदद करता है। जीव द्रव्य क्या है, जो हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, वे सभी जीव द्रव्य कहलाते हैं। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का भी निर्माण करते हैं, यानी कि एंजाइम भी बनाने में हमारे प्रोटीन्स मददगार हैं। सबसे खास बात यह कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी अच्छे से करते हैं। कौन? प्रोटीन्स। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी देते हैं। तो इनके हो गए 4 पॉइंट। पहला जीव द्रव्य का निर्माण, दूसरा एंजाइम्स का निर्माण, तीसरा टूट फूट की मरम्मत करना, चौथा ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा देना। 4 कार्य इनके मुख्य रूप से हो गए। अब ये बने किसके द्वारा होते हैं, तो पहला है C यानी कि कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन यानी कि H और तीसरा है ऑक्सीजन। तो इसको शॉर्टकट में CHO बोलेंगे, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में है नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन CHON के मिलने से, यानी कि आपस मिलते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स का एक अणु बनने के लिए हमें कई अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अम्लों का मतलब एसिड्स। जंतुओं में प्रोटीन्स के स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि के रूप में प्राप्त होता है। यानी जंतु जो है किस रूप में प्रोटीन हमें प्रदान करते हैं, पहला मांस, मछली, दूध, अंडा और साथ में पनीर। ये तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स के स्रोत हो गए। और अब देखते हैं वनस्पति से प्राप्त होने वाले कौन कौन से हैं। वनस्पति से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स के स्रोत हैं दालें, गेहूं और मूंगफली, बादाम आदि। यानी और भी हो सकते हैं, इतने हमें याद होने चाहिए। दाल, गेहूं, मूंगफली, बादाम आदि। ठीक है। तो एक बार फिर से, प्रोटीन्स जीव द्रव्य का निर्माण करता है, प्रोटीन्स के द्वारा एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन्स के द्वारा टूट फूट की मरम्मत यानी हमारी कोशिकाओं में आवश्यकता पड़ने पर ये ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा भी देते हैं। ये बने किससे होते हैं,
CHON यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब प्रोटीन के एक अणु को बनने के लिए कई सारे अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। जंतुओं में प्रोटीन्स किन रूपों में प्राप्त जंतुओं से हमें प्रोटीन्स किन रूपों में प्राप्त होते हैं? मांस, मछली, दूध और अंडा। अगर वनस्पति की बात करें यानी कि पौधों की बात करें तो पौधों में हमें दालों के रूप में, गेहूं के रूप में और मूंगफली के रूप में, बादाम के रूप में हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन्स। ठीक। नेक्स्ट स्टडी पर पढ़ते हैं जो हमारी है विटामिन। यानी विटामिन की बात करें तो भैया जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए, किसकी? प्रोटीन्स की, तो रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। अपूर्णता रोग होने का मतलब हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है। आगे कहते हैं ये वृद्धि कारक भी बोले जाते हैं, यानी ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब हुआ हमारी कोशिका के विभाजन में, कोशिका के द्विगुणन में, कोशिका की वृद्धि में मददगार होते हैं। कौन? विटामिन। ठीक। ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं भैया दो प्रकार के। यानी कि पहला है हमारा जल में घुलनशील, जो आसानी से जल में विलय हो जाए, घुल जाए। वे हैं कौन कौन से? तो वे हैं भैया बी और सी। दूसरा है वसा में घुलनशील, यानी जो वसा के द्वारा घुलते हैं या वसा में घुल जाते हैं, वो हमारे हैं ए, डी, ई, के। ठीक है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जो BC जल में घुलनशील, ADE वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्या है आगे बताया जा रहा है? पांचवी हेडिंग हमारी है जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण से जल से तो पता ही है जल क्या है। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जीव द्रव्य का मुख्य भाग है, यानी कोशिका के लिए जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य की सक्रियता जल से प्रभावित होती है। सक्रियता मतलब एक्टिव कार्य करने बकायदे। ठीक है। जल सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब होता है सभी को अपने में घोल लेना। सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। जैविक क्रिया मतलब जो जीवों की कोशिकाओं में होती है, जिनमें जीवन पाया जाता है। ये शरीर के ताप नियमन तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। पदार्थों के स्थानांतरण मतलब जो लिक्विड अवस्था में कोई हार्मोन्स हो, विटामिन हो, एंजाइम्स हो, प्रोटीन्स हो, अगर ये घुलित अवस्था में है तो इनको ये स्थानांतरण करने में मदद करता है। ये अकार्बनिक खनिज लवण अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ तक तो बात हमारी थी जल की। अब बात आ गई आगे खनिज लवण की। खनिज लवण अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में मदद करते हैं, जैसे दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम बनाना, फास्फोरस, लोहा, हीमोग्लोबिन, आयोडीन, थायरॉक्सिन आदि को बनाने में मदद करते हैं। कौन मदद करता है? खनिज लवण। खनिज लवण किसके लिए आवश्यक है? दांतों व हड्डियों के लिए,
कैल्शियम फास्फोरस के लिए, लोहा हीमोग्लोबिन के लिए, आयोडीन के लिए, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? खनिज लवण।